हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा निमी असाइनमेंट का क्वेश्चन चल रहा था जिसमें हम टॉपिक वाइज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, आज हमारा उसी सेमेस्टर 4 का जो हमारा मॉड्यूल 4 है, इसमें हम इन्वर्टर एंड यूपीएस के बारे में समझेंगे और इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि जो हमारा ISI मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जो वोल्टेज होता है 240 वोल्टेज, इसका न्यूनतम और अधिकतम वोल्टेज क्या होता है, कार्यशील वोल्टेज। तो जो हमारा न्यूनतम और अधिकतम वोल्टेज होता है ±5%, यानी जब हम 240 का 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 12। अगर मिनिमम पूछा है तो जब 240 में से -12 करेंगे तो 228 आएगा। जब मैक्सिमम पूछेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा तो 240 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 252 आएगा। तो हमारा जो पूछा है कि न्यूनतम, तो जो हमारा ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है। तो जो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जो इसका एक फार्मूला होता है m बराबर ZQ। यहाँ पर हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू हो जाएगा, यानी Z इक्वल टू m/Q, जहाँ m हमारा द्रव्यमान है और Q जो है कूलम होता है। तो इसका जो यूनिट होता है ग्राम प्रति कूलम। तो क्वेश्चन जो पूछा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो ये हमारा होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त नाम यानी यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है ये जो हम लेते हैं ये साइक्लो कन्वर्टर का ही एक अन्य नाम होता है। जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है वो हमारा साइक्लो कन्वर्टर ही होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PWM का पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो PWM का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है PWM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। हमारा जो इन्वर्टर होता है 2 तरह का होता है, एक ऑफलाइन होता था, एक ऑनलाइन। जब ऑफलाइन होता था तो जैसे कि हम कोई कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं किसी भी मतलब कि एक्सेल या फिर पावर पॉइंट को खोलकर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो यदि अचानक से बिजली ऑफ हो जाता था, मतलब बिजली कट ऑफ हो जाता था, तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया था वो हमारा डिलीट हो जाता था। तो हम उसी चीज़ से निपटान मतलब कि उसी समस्याओं से मुक्त होने के लिए हमने ऑनलाइन यूपीएस का यूज किया। क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन अगर हमारा सप्लाई कट हो जाता है तो जो यूपीएस होता है ऑनलाइन उसमें हमारा बैटरी लगा होता है, वो हमारा निरंतर जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो हमारा निरंतर सप्लाई देता रहता है। यानी बिजली मतलब कि कट ऑफ हो जाने के बाद भी हमारा निरंतर सप्लाई देता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होते हैं। जो ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए हम हमेशा फीडबैक सर्किट का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम जो फीडबैक का उपयोग करते हैं उसे हम वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। जो हमारा वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप मतलब कि वेरिएबल करता है वो हमारा ऑटो स्टेट होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए हम हमेशा ऑटो स्टेट का उपयोग करते हैं। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। जो हमारा एक डिस्चार्ज सेल है इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, जब हमारा सेल ही डिस्चार्ज है तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर डिस्चार्ज सेल नहीं होता मतलब कि फुल चार्ज होता है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध
कम होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा ए होगा कि इसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर से जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है। मतलब कि जो हमारा समांतर से जुड़े हुए सेल हैं, तो जो हमारा समांतर होता है उसमें हमारा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज जब वोल्टेज सेम होगा तो हमारा जो वोल्ट है 1.5 वो 1.5 ही होगा, और जो एम्पियर आवर है ये हमारा ऐड हो जाता है, यानी कि 8 एम्पियर आवर है और कितना समांतर से जुड़ा हुआ है, तो वह हमारा 4 सेल समांतर से जुड़ा हुआ है। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यानी 1.5 वोल्टेज और 32 एम्पियर आवर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। जब हम ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं तो हम हमेशा टेलीविज़न और एयर कंडीशनर के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। एयर कंडीशनर भी होगा, लेकिन जो इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर पंप मोटर दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन डी नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है और एक होता है कन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में, और जो कन्वर्टर का होता है कार्य ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा है इन्वर्टर, तो इन्वर्टर हमेशा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा तो वो हमारा एसी बहुत कम मतलब कि वोल्टेज होगा, जैसे कि 12 वोल्टेज भी हो सकता है एसी, या फिर 24 वोल्टेज का हो सकता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो ये एसी होता है इसको हम स्टेप अप कर सकें, मतलब स्टेप अप कर सकें। जो हमारा एसी वोल्टेज है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो लगाने का एक ही उद्देश्य होता है स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वह किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो जो हमारा एक होता है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, ये जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वो उसी पर वर्क करता है, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार का होता है जिसमें से टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। मतलब हमारा एक डायग्राम दिया रहेगा, उससे हमें पहचानना है कि यह कौन सा स्टेबलाइजर है। ये रहा हमारा डायग्राम। ये देखिए हमारा एसी इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट भी वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम ये हमारा एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, मतलब मैनुअल टाइप का, जिसमें हम वोल्टेज को अप कर सकते हैं और मतलब घटा बढ़ा सकते हैं वोल्टेज को। तो यानी हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है, जो हमारा ये डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट हो तो हम मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम ओम मीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मतलब रेजिस्टेंस को ज्ञात करके हम ओपन सर्किट टेस्ट या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं ओम मीटर से। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है मल्टीमीटर, यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम ओपन सर्किट टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट तीनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण स्टेज क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा इन्वर्टर में जो आउटपुट स्टेज होता है, एक हमारा ऑसिलेटर रहता है और एक हमारा एक एम्पलीफायर लगा होता है और साथ साथ एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
कि ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब कि जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर का हम यूज कहाँ करते हैं। तो जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है ये हम हमेशा जनरल लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि साइन वेव के लिए हम जो भी हमारा उपकरण है उसके लिए हम साइन वेव इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तो हमारा स्क्वायर वेव पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जनरल लाइटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी जो यूपीएस का बैकअप समय बढ़ाने का एक ही जरिया होता है, जो हमारा बैटरी का कैपेसिटी अगर अच्छा है तो हमारा यूपीएस का बैकअप समय भी अच्छा रहेगा। यानी कि जो हमारा बैटरी की एमएच क्षमता बढ़ाए, मतलब कि जो बैटरी की एच कैपेसिटी होता है अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो हमारा यूपीएस का बैकअप भी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेल में कठोर सल्फेशन जो दोष को कैसे रोका जा सकता है, मतलब कि जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसमें हम सल्फेशन के दोष को कैसे रोक सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर होता है बैटरी, उसमें हम ट्रिकल चार्ज द्वारा करके हम सल्फेशन दोष को रोक सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ट्रिकल चार्ज द्वारा प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करता है। मतलब यूपीएस में हमारा एक ऐसा भी उपकरण होता है जो अगर लाइन कट ऑफ हो जाए तो हमें जो इन्वर्टर के रूप में आउटपुट वोल्टेज देता रहेगा, मतलब कि जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी यूनिट, वही हमारा सहायता प्रदान करता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कि जो निरंतर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करेगा वो हमारा बैटरी यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति जाती है और शून्य हो जाती है। तो जो हमारा पोलराइजेशन होता है, मतलब ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर बी होता है कि जो हमारा सेल को लोड करने के दौरान जो पोलराइजेशन होता है, अगर धारा शक्ति गिर जाती है तो हमारा जो वोल्टेज भी हो जाता है वो शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है, यानी यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण यही होगा कि जो हमारा बैटरी का एम्पियर आवर है वो हमारा कम है, जो एम्पियर आवर कैपेसिटी है वो हमारा कम है। अगर वो कैपेसिटी ज़्यादा होता तो बैकअप भी हमारा अधिक होता, यानी हमारा जो ऑप्शन है डी होगा कि एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट, यानी बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या होता है, यानी कि जो हमारा यूपीएस है उसका आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो इसका एक ही दोष होगा कि जो फीडबैक सर्किट है वही हमारा दोषपूर्ण होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा कि दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। तो यूपीएस को जो पूरे लोड के साथ अगर ट्रिप करने का एक ही कारण होता है कि जो हमारा ओवरलोड सेटिंग है वो हमारा गलत है। अगर गलत ओवरलोड सेटिंग रहेगा तो हमारा यूपीएस का पूरा जो लोड है वो साथ साथ ट्रिप कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।